हेलो नमस्कार। आज आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये है हम पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण, कक्षा 7वीं का दूसरा लेसन। तो आइए पढ़ते हैं। हम पृष्ठ 17 तक पढ़ चुके थे, अब हम आते हैं 18 पर। तो ये है क्षुद्र आंत। क्षुद्र आंत में जो अवशोषण है वो कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे आज। क्षुद्र आंत में अवशोषण, तो क्षुद्र आंत का हमें पता है छोटी आंत को बोलते हैं। इसमें जो खाना है वो हमारा पहुंच जाता है और पच जाता है। अब ये कैसे पचता है ये देखिए, अवशोषण पचने के बाद कैसे होता है। तो जो पचा हुआ भोजन जो है वो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्र आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? जो हमारी छोटी छोटी ब्लड की खून ले जाने के लिए वाहिकाएं, नलियां होती बिल्कुल पतली पतली। तो वो रुधिर वाहिकाएं किसमें होती है? क्षुद्र आंत की जो भित्ति होती है, उसकी दीवार होती है क्षुद्र आंत की, उसमें होती हैं ये रुधिर वाहिकाएं। ये क्या करती है? पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। तो जो पचा हुआ भोजन वो कहाँ चला जाता है? क्षुद्र आंत की भित्ति में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, उनमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। इस प्रक्रम को अवशोषण, क्योंकि जो खाना है वो पच गया है और वो हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, शरीर ने अवशोषित कर लिया, इसको अवशोषण कहते हैं। क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट लाइन, इनको अच्छी तरह से याद करना। क्षुद्र आंत की जो आंतरिक भित्ति है उस पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। ये रोम जैसे, धागे जैसे, बिल्कुल बारीक बारीक रोए जैसे संरचनाएं होती हैं क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति। जैसे मान लो हम अभी एक बार बना के देखते हैं। जैसे ही हमने क्षुद्र आंत बनाई है, ऐसे 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 क्षुद्र आंत होती है। तो इसके अंदर ये जो आंतरिक भित्ति है ये आंतरिक भित्ति है। इसमें होती है पतली पतली रक्तवाहिनी, रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, इनमें खाना अवशोषण होता है। और इसके ऊपर पतले पतले रोए जैसी ऐसी संरचनाएं भी होती हैं, ये ऐसी ऐसी दोनों तरफ। तो ये क्या करती हैं? जो खाना है उसको अवशोषित कर लेती हैं। और इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम। ये बाल जैसी, ये रोए जैसी छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक संरचनाएं होती है। रसांकुर भी कहते हैं इनको, और दीर्घ रोम भी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घ रोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम जो क्या भूमिका, क्या कार्य होता है दीर्घ रोम में? तो दीर्घ रोम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इससे जो पचा हुआ भोजन का है उसका वो तल क्षेत्र बढ़ जाता है। वो कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो दीर्घ रोम है, यहाँ पर खाना इस हिस्से में सारा ये पूरा खाना अवशोषित करता है, इससे करता है, इससे, तो ये इसका तल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ये खाने को अच्छे से पचा, ये अवशोषित कर लेते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में रुधिर, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। अब पहले ही हमारे जो क्षुद्र आंत की भित्ति थी उसमें रुधिर वाहिकाएं थी, तो इसमें जो प्रत्येक दीर्घ रोम है उसमें भी सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं होती हैं। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल सा होता है। तो ये इससे क्या होता है? दीर्घ रोम की जो सतह का तल बढ़ जाता है, सतह मतलब बढ़ जाती है, जगह बहुत सारी हो जाती है, जिससे दीर्घ रोम उनको खाने को अवशोषित कर लेते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दीर्घ रोम की सतह से क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। फिर जो अवशोषित जो पदार्थ हैं, जो खाना अवशोषित किया है, वो रुधिर वाहिकाओं से शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इसे बोलते हैं, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये देखिए कैसे खाना पहुंच गया और उसके बाद उनका उपयोग के, जो खाना हमने अवशोषित किया, अवशोषित पदार्थ है, उनका क्या काम होता है? उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। फिर जैसे सरल पदार्थ जटिल से सरल बने, अब सरल से जटिल पदार्थ बनेंगे। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बना है कार्बोहाइड्रेट से, उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। कोशिका में जो ग्लूकोज है उसका विघटन, उसके ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, अब देखिए जो ग्लूकोज था उसका भी विघटन होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ऑक्सीजन की सहायता कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता वो वृद्धि में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये फिर बड़ी आंत में फिर खाना पहुंच जाता है हमारा। अब वृद्धांत में जो खाना नहीं पचता वो पहुंचता है। देखिए खाना जिसका पाचन नहीं होता वो अथवा जिसका अवशोषण छोटी आंत द्वारा नहीं होता वो वृद्धांत में पहुंच जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वृद्धांत। वृद्धांत मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत के से जुड़ी होती है, हमने पहले देखी है, फिर देख लेना ये चित्र 2.2 में। तो वृद्धांत क्षुद्र आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। वैसे तो चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है, लेकिन इसका नाम वृद्धांत बड़ी आंत क्योंकि ये चौड़ाई में बड़ी है, बड़ी होती है, छोटी लेकिन चौड़ी होती है इसलिए इसको वृद्धांत बोलेंगे। और जो हमारी क्षुद्रांत कितनी थी 7.5 थी क्षुद्रांत, 7.5 मीटर, और यह 1.5 मीटर लंबी। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। अब देखिए जल और लवण रह गए थे उसमें, क्षुद्रांत तक जो हमने पढ़ा है उसका अवशोषण किसी ने भी नहीं किया था। तो ये वृद्धा आंत जो बड़ी आंत है उसका कार्य है जल और लवणों को अवशोषित करना। तो इससे जो बचा हुआ अपचित खाना जो हमने खाया था, जो बचा हुआ अपचित पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, जो अवशोषण नहीं हुआ जिसका, वो विषैला होता है और अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। तो ये मलाशय में चला जाता है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। और फिर ये मल के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है, इसको निष्कासन बोलते हैं। तो अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना क्या बोलते हैं, निष्कासन। ये पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल की बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। जैसे जो खाना है उसमें कुछ विषैलापन आ जाता है तो या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको बार बार निष्कासन करने की आवश्यकता होती है। यह संक्रमण किस कारण होता है, यह संक्रमण के कारण हो सकता है या खाद्य जो खाने में कुछ जहरीलापन आ जाता है या फिर खाना नहीं पचता इसके कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। जब ज़्यादा ये बिगड़ी हालत होती है तो ये बड़ी घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण है शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। इसके कारण से क्या होता है, पानी और खनिज लवण की कमी हो जाती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको उबालेंगे, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी डालेंगे, नमक और चीनी का घोल पिलाएंगे हमें। तो इसे जीवन रक्षक घोल या भी कहते हैं, जीवन रक्षक घोल या ORS भी कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जब किसी को दस्त लग जाते हैं या बार बार मल निष्कासन के लिए जाने की आवश्यकता होती है तो उसमें क्या करना है, हमें पानी उबाल कर एक चुटकी नमक डालना है और चीनी घोलनी है उसमें और उसको ठंडा करके फिर हमें पीना है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, क्षुद्रांत के कार्य भी हो गया है और आगे हम बढ़िया वृद्धांत के कार्य भी हो गया। अब हम 2.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।